हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए ईबीएस में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। इसमें हमने एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ ले रखा है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें, प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से देखें जिससे आप सरलता से समझ सकें। यकीन करें, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया तो 15 में से 13 या 14 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। मैं आपको इस वीडियो में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी बताऊंगा कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए बिना समय बर्बाद किए सीधे हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ईवीएस का पोर्शन है जिसमें 15 नंबर के हमारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर की हमारी पेडागोजी पूछी जाती है। तो 15 नंबर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम यहाँ आपको बता रहे हैं और जो 15 नंबर की हमारी पेडागोजी आएगी वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, देखें कि जो इसमें कक्षा 3 के में पौधों की परी नाम से एक चैप्टर है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, जितने भी पॉइंट है, हमने सभी को इंक्लूड किया। तो फ्रेंड्स, देखेंगे अपना पहला पॉइंट कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, विष्णु चिंचालकर की बात आती है तो विष्णु चिंचालकर के बारे में आपको बता दें कि यह मालवा के निवासी थे। फ्रेंड्स, यह मालवा के निवासी थे। अब मालवा कहाँ है फ्रेंड्स? यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्व भाग का स्थान है जहाँ मालवा है। और विष्णु चिंचालकर हमारे मालवा के ही प्रसिद्ध कलाकार थे। फ्रेंड्स, इन्होंने सूखे पत्तों से बड़े चित्र बनाते थे, तो सूखे पत्तों से आप समझ सकते थे कि ये कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी थे। तो फ्रेंड्स, आपने इसमें 3 पॉइंट जाने कि विष्णु चिंचालकर मालवा के प्रसिद्ध कलाकार थे और ये प्रकृति प्रेमी थे। ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे और मालवा जो हमारा है वह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। अब फ्रेंड्स, आगे चलेंगे, देखेंगे खाना अपना अपना। फ्रेंड्स, हमने खाना अपना अपना में अगर आप कभी कभी पढ़ते हैं तो आपको लिंग हुफेन या हांगकांग की डिश अलग पढ़ने को मिलती है और कश्मीर की डिश अलग पढ़ने को मिलती है, गोवा की अलग पढ़ने को मिलती है। तो हमने सभी को एक साथ इंक्लूड करने का काम किया। तो आप आराम से देखते हुए चलें, सभी पॉइंट को देखें और हो सके तो नोट कर लें, वरना हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हांगकांग में लिंग हुफेन खाते हैं, यह सांप से बना होता है। अब फ्रेंड्स, लिंग हुफेन से आप क्या समझेंगे? लिंग हुफेन जो हमारी होती है वह हांगकांग की डिश होती है। और इससे फ्रेंड प्रश्न कैसे बनता है? तो प्रश्न मान लीजिए कुछ ऐसा लिख के आएगा कि एक छात्र कहता है कि जब उसे भूख लगती है तो वह अपनी माँ के साथ पास के किसी होटल में जाकर लिंग हुफेन खाता है। तो वह छात्र कहाँ से संबंधित है? यानी आपको नाम दे दिए जाएंगे। ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी, या कुछ भी आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो समझ जाइए कि जो लिंग हुफेन है वह हमारी हांगकांग की डिश है और ये सांप की डिश होती है। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरीके से जाना। अब हम देखते हैं, कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। यानी जो कश्मीरी लोग होते हैं वह तालाब की मछलियाँ खाना तो पसंद करते हैं, परंतु वह सरसों के तेल की पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। आगे देखेंगे, गोवा में लोग नारियल के तेल की पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। आप जानते हैं कि गोवा में हमारे नारियल अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ के लोग मछलियों को नारियल के तेल में पकाकर खाना अधिक पसंद करते हैं। आगे देखेंगे, केरल में लोग उबले हुए टैपिओका को नारियल से बनी हुई किसी भी करी के साथ पसंद करते हैं। अब फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि टैपिओका क्या होता है। तो ये जो टैपिओका हमारा होता है ये एक स्टार्च होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा एक स्टार्च होता है जो पौधों की जड़ों से निकलता है। तो जो केरल के लोग होते हैं वह नारियल से बनी हुई करी के साथ इसको खाते हैं और यह हमारा स्टार्च है और यह पौधों की जड़ों से निकलता है। अगला देखेंगे, अहमदाबाद में लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। यानी जो अहमदाबाद के लोग होते हैं वह ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंटों को आप विशेष ध्यान देंगे, इनसे सीधे प्रश्न बनते हैं। और यदि आपने इन पॉइंटों को अच्छे से देख लिया तो आप यकीन करें कि आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम वलसाड स्टेशन जो गुजरात में है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारा जो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वलसाड जो स्टेशन है वह हमारा कहाँ है। तो फ्रेंड्स, वह गुजरात में है और यहाँ के लोग बटाटा, बड़ा पूड़ी, सांग ठंडा, दूध फल व चाय बेचते हुए मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अलग अलग पॉइंट दे देते हैं, जैसे दे दिया गया बटाटा पूड़ी और पूड़ी साग,
ठंडा दूध, फल व चाय ये कहाँ से रिलेट करता है, तो आपको कई स्टेशनों के नाम दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें ध्यान देना है कि वलसाड स्टेशन जो है वह गुजरात में है और यह यहाँ इसी से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी को अपनी अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। यानी जो मूक नाटक होता है, जो इसमें बोला नहीं जाता, एकदम शांत रह के अपनी अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है। जो लोग सुन नहीं सकते वह होठों को पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे फल पंख फैलाए उड़ते जाए, यानी जो पंख और पक्षियों से रिलेटेड हमारे जो पॉइंट है हमने इसमें सभी को इंक्लूड किया है। तो आप सभी को विशेष ध्यान दें और नोट्स बना लें। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप वीडियो पर बने रहें। फ्रेंड्स हम देखेंगे मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। आप जानते हैं कि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, या इनकी हमें विशेषताएं दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि यह किससे संबंधित है या इसकी विशेषताएं क्या है। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे, चील चूहे खाती है। जो हमारी चील होती है वह चूहे खाती है, उसकी पूंछ लंबी और खाने वाली होती है। दूसरा देखेंगे, तोते के पंख हरे रंग के होते हैं और चोंच लाल रंग की होती है। यानी जो तोते के पंख होते हैं वह हरे रंग के होते हैं और उनकी चोंच लाल रंग की होती है। यह अमरूद और मिर्च खाना अधिक पसंद करते हैं और यह लोगों की आवाज़ की नकल कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से पॉइंट बनता है कि अमरूद और मिर्च खाने वाला कौन सा पक्षी है, तो वह हमारा तोता होता है। लोगों की आवाज़ की नकल कौन कर सकता है, तो वह हमारा तोता होता है। फ्रेंड्स ये जितने पॉइंट हैं इनसे प्रश्न बनते हैं और इनसे अलग अलग पॉइंटों को आप अलग अलग देखें और उसको समझने का प्रयास करें। आगे देखेंगे, कौवा काले पंखों वाला होता है और काँव काँव करता है। यानी जो कौवा होता है वह काले पंखों वाला होता है और वह काँव काँव की आवाज़ करता है। फ्रेंड्स इनकी विशेषताओं को ध्यान दें आप, क्योंकि इनकी विशेषताओं से ही प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे, कोयल के काले पंख होते हैं, यह कुकहू कुकहू की आवाज़ लगाती है, यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अपनी मीठी आवाज़ के लिए कौन सा पक्षी जाना जाता है, तो फ्रेंड्स जो कोयल होती है वह हमारी मीठी आवाज़ के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स यदि हम चाहते तो इनको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बना सकते थे, परंतु हमने इनको पॉइंट के माध्यम से बनाया, जिससे आप एक पॉइंट से कई प्रश्नों को समझ सकें और प्रश्न कैसे बनते हैं वह भी समझ सकें। यदि हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से बनाते तो आप उनको रटने लग जाते और जिससे आप रट नहीं पाते और वह कहीं ना कहीं गलत होता। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, आपको निश्चित तौर पे चीज़ें आसान लगेंगी। आगे बढ़ेंगे, हम इसी के साथ देखेंगे, गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटरगू की आवाज़ निकालता है। तो फ्रेंड्स गिद्ध जो है वह हमारे जानवर खाता है, यानी कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख स्लेटी होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर गिद्ध की बात हो रही है तो आप कबूतर को यहाँ पर एक काट दें या न ध्यान दें। गिद्ध मरे हुए जानवर खाता है, ये गुलाबी होते हैं और इसके पंख स्लेटी होते हैं, यह गुटरगू की आवाज़ निकालता है। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, तो आप फिर से इस पॉइंट को समझें कि जो गिद्ध होते हैं हमारे, ये मरे हुए जानवर खाता है, ये हमारा अगला पॉइंट है। और कबूतर की चोंच हमारी गुलाबी होती है, ये हमारा अलग पॉइंट है। इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह गुटरगू की आवाज़ निकालता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दर्जन चिड़िया। फ्रेंड्स जो दर्जन चिड़िया होती है, इसका ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच की सुई की तरफ, मतलब जो हमारी दर्जन चिड़िया होती है, यह पहली बात तो आप यह ध्यान दें, जितने भी हमारे बायो वाले फ्रेंड्स होंगे या जिन्होंने इंटर या ग्रेजुएशन बायो से किया होगा, तो वह जानते होंगे कि ऑर्थोटोमस वंश की चिड़िया होती है ये। तो फ्रेंड्स यह ध्यान दें कि ये थॉमस वंश की चिड़िया होती है। और दर्जन चिड़िया जो होती है वह अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करती है, और सुई की तरह इस्तेमाल करके ये जितने भी पत्तियां होती हैं, पत्तियों को बुनकर ये अपना घोंसला बनाती है। यानी ये अपनी जो चोंच होती है इसका प्रयोग सुई की तरह करती है और पत्तों में यह छेद कर या उन्हें बुनकर अपना घोंसले का निर्माण करती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करता है। अब फ्रेंड्स कठफोड़वा क्या होता है, तो आप यह जान लें कि जो कठफोड़वा होता है ये पक्षियों की एक प्रजाति होती है और इसे हुदहुद भी कहा जाता है। फ्रेंड्स तो यह ध्यान दें, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हुदहुद किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको कठफोड़वा मिल जाएगा या इसके हमें गुण दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि ये कौन सा पक्षी है। तो फ्रेंड्स इसी को हुदहुद के नाम से और इसी को कठफोड़वा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये जो हमारा कठफोड़वा पक्षी होता है, ये पूर्वी एशिया में पाया जाता है और इसकी लंबाई लगभग हमारी 60 सेंटीमीटर होती है। तो फ्रेंड्स यह भी ध्यान दें कि इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है और इसकी चोंच लंबी होती है, जिसके कारण ये पत्तों में छेद करता है। तो फ्रेंड्स यह भी पॉइंट आप ध्यान देंगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। फ्रेंड्स यह प्रश्न अभी हाल ही में 2019 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यह ध्यान दें कि यह प्रश्न बिल्कुल पॉइंट आप इग्नोर ना करें, यह परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स
ऊपर मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो ये हमारा कठफोड़वा होता है, इसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान दें, तो इसका वैज्ञानिक नाम हमारा होता है पीसीडाई, यानी PICIDAE, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप इसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान दें। और अब आगे हम बढ़ेंगे, तो जो हमारी मैना होती है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, तो यह आप ध्यान दें, यह हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। और उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। फ्रेंड्स, जो उल्लू होता है वह अपनी गर्दन कहीं बैठे बैठे चारों तरफ घुमा सकता है, यानी बिल्कुल एकदम वह 90 डिग्री पर अपनी पूंछ को पीछे की तरफ मोड़ देता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है, और यदि आपने इनको 1 से 2 बार पढ़ा तो आप इनके अंतर को बेहद आसानी से समझ जाते हैं। आगे चलेंगे, हम देखेंगे पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व आकार डिजाइन के होते हैं, यानी जो पक्षी होते हैं उनके पंख जो हमारे अलग अलग रंग आकार व डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। क्योंकि जानते हैं आप कि पक्षी कोई कपड़े तो पहनते नहीं हैं, तो उन्हें गर्म रखने के लिए उनके पंख ही उनका सहारा होते हैं और उन्हीं की मदद से वो खुद को गर्म रखते हैं। आगे देखेंगे, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि जो पुराने पंख होंगे, पुरानी चीज़ें होंगी, तो वह समय के साथ बदल जाती हैं, तो यानी जो उनके पुराने पंख होते हैं वह झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। फ्रेंड्स, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। जैसे आपने कबूतर को देखा होगा या कौवे को देखा होगा, तो वह एक जगह बैठे बैठे अपनी पूरी गर्दन हिलाते हैं क्योंकि उनकी जो पुतलियां होती हैं वह नहीं हिलती, यानी अगर उन्हें दाएं बाएं देखना है तो वह अपनी पूरी गर्दन को मोड़ेंगे, तब जाके वह देख पाएंगे, वह केवल पुतलियों के माध्यम से नहीं देख पाते। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे छू कर देखें, यह हमारा इसमें जो हमारे पॉइंट है वह भी आप पढ़ें। जो लोग नहीं देख सकते उनको पढ़ने और लिखने की एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जानें कि जो लोग जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार के बिंदु से बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल को बिंदुओं द्वारा हाथ फेरने से पढ़ा जाता है। और लुई ब्रेल, यानी जो हमारे ये लुई ब्रेल हैं, इन्होंने इसकी खोज की और वह फ्रांस के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स, इन्होंने किस प्रकार इसकी खोज की थोड़ा सा यह भी हम जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि जब वह 3 साल के थे तो वह अपने पिता के साथ औजारों के साथ खेल रहे थे, यानी जब वह उनकी उम्र 3 वर्ष थी तब वह एक दिन अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहा था। अचानक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई, तो उनकी आंखें खराब हो गई, उन्हें आंखों से देखना बिल्कुल बंद हो गया। लुई ब्रेल की पढ़ने में रुचि बहुत थी, इसलिए वो हार नहीं माने, यानी उनकी पढ़ने में रुचि होने के कारण उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की और उन्होंने एक तरकीब अपने पढ़ने के लिए ढूंढ ही निकाली। जिस तरकीब को वह ढूंढ निकाले उसी को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेल लिपि किस प्रकार से इसका आविष्कार किया उन्होंने, यानी जो हमारे लुई ब्रेल महोदय थे, उन्होंने ब्रेल लिपि यानी जो ये बिंदुओं द्वारा हाथ फेरने से पढ़ा लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यह भी ध्यान दें, इसके पॉइंटों को, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, एक अध्याय है आओ बर्तन बनाएं। तो इसमें देखेंगे बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने व सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोगों ने बर्तन बनाना आखिरकार सीख ही लिया। तो फ्रेंड्स, जो शुरुआत में बर्तन बनाते थे तो वो पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे। लोग पत्थर के बर्तन हाथों से कुरेद कर बनाते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उसको आप ध्यान ना दें। तो लोग पत्थर के बर्तनों को हाथों से कुरेद कर मिट्टी को भून कर और अपने हाथों से आकार देकर बनाते थे। यानी पहले उन्होंने दिमाग लगाया तो किसी तरीके से उन्होंने बर्तन बनाए। अब उन्होंने पहले लोग पत्थरों के बर्तनों को बनाते थे, बाद में उनको उन्होंने कैसे किया, बनाया, कुरेद कर बनाया। और फिर बाद में जो मिट्टी के बर्तन थे तो उन्होंने मिट्टी को भून कर बनाया और अपने हाथों से आकार देते थे। फ्रेंड्स, लोगों ने यह भी खोजा कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए, यानी वह समझ गए थे कि यदि आग में पकाया जाएगा तो बर्तन और अच्छे बनेंगे। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि यह पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया, इससे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि आप इन लाइनों को समझें और इनका मतलब समझें। जैसे कि परीक्षा में आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया गया या मान लीजिए 4 विकल्प दे दिए गए, जिसमें पहला है कि बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते हैं, दूसरा दे दिया गया आग में पकाए जाते हैं, तीसरा दे दिया गया हाथ से कुरेदते हैं, और चौथा लोग पत्थर के बर्तन में। फ्रेंड्स, इनमें से आपको सही क्रम देना होगा। आप इन लाइनों को अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे तो आप इनके सही क्रम को समझ सकेंगे।
तो यहाँ आपको बार बार पढ़ाने का समझाने का मतलब यही है कि आप इन लाइनों को समझ सकें और इनका जो एक क्रम है उसको आप समझ सकें। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे हम खेल खेल में। स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसे हॉप स्कॉच भी कहा जाता है। इसे टिप्पी से खेला जाता है। यानी यह जो खेल होता है, अगर हम इस खेल की बात करें तो स्टापू मुख्य रूप से लड़कियों का खेल होता है। ये भारत व आसपास के सभी देशों में खेला जाता है। इसमें ज़मीन में चौकोर खाने बना दिए जाते हैं और एक टांग के बल उन्हें पार किया जाता है। तो यह जो स्टापू खेल होता है हमारा, इसे हॉप स्कॉच के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत व अन्य आसपास के देशों में खेला जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ऐसे भी होते हैं घर। यानी जो घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग घर और उनकी विशेषताओं को हम इसमें देखेंगे। पॉइंट देखेंगे हम, मोलन गांव असम में है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मोलन गांव कहाँ है तो वह असम में है और यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। ये मजबूत बांस व खम्भों के बने होते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। यानी यह जो मोलन गांव है ये असम में है और यहाँ वर्षा अधिक होती है, तो यहाँ के जो घर होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और वह मजबूत बांस व खम्भों के बने होते हैं। और इनके जो अंदर होता है घर पे जो भी चीज़ें, वो भी लकड़ी की बनी होती है। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मनाली। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत वर्षा होती है। जो मनाली इलाका है हमारा वह पहाड़ी इलाका होता है और यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो यह आपको पता ही होगा और सबको पता होना चाहिए कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग गांव से शहर की ओर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आते हैं। यहाँ लोग अक्सर आकर बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो आप दिल्ली के बारे में इतना जानें। आगे देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में बारिश कम होती है और यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली व झाड़ियों की बनी होती है। तो जो ये दीवारें मिट्टी से लीपी पोती जाती हैं तो इससे वहाँ कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। तो यह भी ध्यान देंगे, इससे पॉइंट बन जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये किस राज्य की रहने की व्यवस्था है या कहाँ के घरों की पहचान है। तो वह ध्यान देंगे वह राजस्थान से होती है। आगे बढ़ेंगे, कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। यानी जो कश्मीरी चाय होती है उसको कहवा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इलायची और बादाम डालकर इसे बनाया जाता है। तो आपने इतना जाना। आगे देखेंगे, डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। लोग घर व नाव में इसे हाउस बोट बनाते हैं। यानी जो घर नाव होती है इसी को हम हाउस बोट कहते हैं और यह डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। आगे देखेंगे हम, इसके और पॉइंट है कुछ कि डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। लोग घर नाव में हाउस बोट बनाते हैं। शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। अब शिकारा नाव क्या होती है, तो फ्रेंड्स शिकारा नाव एक प्रकार की लकड़ी की बनी होती है। जो हमारी शिकारा नाव होती है ये लकड़ी की बनी होती है और ये डल झील और जम्मू कश्मीर तथा भारत के श्रीनगर, यानी जो श्रीनगर है वहाँ के अन्य झीलों में भी ये पाई जाती है। एक सामान्य शिकारा नाव लगभग आधा दर्जन लोगों को बिठा सकती है। यानी जो उसमें लोगों की संख्या होती है बैठने की, तो उसमें लगभग आधा दर्जन लोग बैठ सकते हैं। शिकारा नाव जम्मू कश्मीर की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। डल झील में शिकारा महोत्सव भी मनाया जाता है। यानी जो शिकारा झील है इसके काफ़ी पॉइंट हैं। तो आप ध्यान दें कि शिकारा झील लकड़ी की बनी होती है और ये जम्मू कश्मीर, भारत व श्रीनगर जैसे अन्य झीलों में भी पाई जाती है। इसमें लगभग आधा दर्जन लोग बैठ सकते हैं और ये जम्मू कश्मीर का प्रतीक मानी जाती है, यानी सांस्कृतिक प्रतीक मानी जाती है। और डल झील शिकारा महोत्सव भी मनाया जाता है। तो शिकारा झील एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है और इसमें पीछे की ओर बैठकर जो इसका चालक होता है वैसे चलाता है। आगे देखेंगे, चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों में घिरी होती है। यानी जो चार चिनारी झील है हमारी वह कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी होती है। आगे देखेंगे, बूंद बूंद से, यानी जो बज्जू राजस्थान का एक छोटा सा गांव है। जो बज्जू गांव है वह कहाँ से संबंधित है, तो आप ध्यान दें कि वह राजस्थान से संबंधित है और ये एक छोटा सा गांव है। यहाँ हर तरफ से रेत ही रेत होती है। यानी यहाँ इतनी रेत होती है कि यहाँ के घर दिखाई नहीं देते। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर देखे जा सकते हैं। इस गाँव में सभी लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार आपने इन पॉइंटों को जाना। अब फ्रेंड्स यदि यह जो हमारा वीडियो था यह क्लास 3 का एनसीईआरटी पैटर्न का संपूर्ण निचोड़ था, जिसको हम एक पार्ट में लेके आए हैं
कक्षा 4 व 5 का संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ हम एक साथ लेके आएंगे, जो आपको आज से 2 दिन बाद वीडियो में प्राप्त होगा। यदि आप वीडियो का एनसीईआरटी पीडीएफ चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर 8756121993 पर ईवीएस एनसीईआरटी पीडीएफ लिखकर मैसेज करें। पीडीएफ एकदम फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप क्या लिखकर मैसेज करेंगे फ्रेंड्स? तो आप लिखेंगे ईवीएस एनसीईआरटी पीडीएफ। आप ये लिखकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आपने यह वीडियो 1 से 2 बार अपनी परीक्षा से आने से पहले देख लिया तो निश्चित तौर पे 15 में से पूछे जाने वाले ईवीएस में आप 13 से 14 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बाकी बची आपकी 15 नंबर पेडागोजी की क्लास, तो उसके लिए हम आपको दूसरा वीडियो लेके आएंगे। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।